शुरुआत इस वक्त एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। घातक और विनाशक हथियारों के साथ यूक्रेन में महाजंग में महत तबाही की तैयारी चल रही है। इस बीच रूस ने अपने हवाई दस्ते को सबसे घातक हवाई मिसाइल से लैस करके जंग की मैदान की तरफ भेज दिया है। इसके साथ ही बेलारूस से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई है जिससे आशंका ये जताई जा रही है कि रूस एक बार फिर यूक्रेन में हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला कर सकता है। और हाइपरसोनिक हमला एक परमाणु हमला भी हो सकता है। युद्ध में फिर दिखी रूस की खतरनाक किंजल मिसाइल। एक बार फिर होगा यूक्रेन में हाइपरसोनिक हमला। रूस ने पिछले साल 18 मार्च को इंसानी इतिहास में पहली बार युद्ध के मैदान में हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया। वो मिसाइल थी हवा से जमीन पर मार करने वाली, परमाणु हमले को अंजाम दे सकने वाली हाइपरसोनिक एरो बैलिस्टिक मिसाइल KH-47M2 किंजल। एक बार फिर वही मिसाइल दिखी है रूसी MiG-31 पर लदी हुई और बेलारूस के एक एयरबेस से किंजल मिसाइल से लैस MiG-31 ने उड़ान भरी है। शुक्रवार को आई इन तस्वीरों ने यूक्रेन में खलबली मचा दी, क्योंकि इस पर एक ऐसी मिसाइल तैनात है जो यूक्रेन के किसी भी हिस्से में पलक झपकते ही हमले को अंजाम दे सकती है। और खास बात यह है कि दुनिया का कोई भी रक्षा कवच इसे रोक नहीं सकता। किंजल मिसाइल के साथ रूसी मिग ने भरी उड़ान। उड़ान भरने वाले मिग की संख्या गुप्त रखी गई। हो सकता है एक से ज्यादा मिग ने भरी हो उड़ान। हर MiG-31 पर तैनात हो सकती है किंजल। एक तरफ जमीनी जंग के लिए यूक्रेन और रूस दोनों अपनी तैयारियों को पुख्ता कर रहे हैं और दूसरी ओर ऐसे समय में बेलारूस से रूसी मिग ने परमाणु हमला करने में सक्षम किंजल मिसाइल के साथ MiG-31 को ऑपरेशन पर भेजा है। जब यूक्रेन क्राइमिया पर हमले की रणनीति बना रहा है और अमेरिका इसके लिए रूस की मदद की बात कह चुका है। जाहिर है पुतिन ने किंजल का प्रदर्शन कर ये जाहिर किया है कि बेलारूस की धरती को लॉन्चिंग पैड बनाकर मॉस्को यूक्रेन पर ऐसे परमाणु हमले को अंजाम दे सकता है जिसे रोका नहीं जा सकता। वैसे तो रूस के हाइपरसोनिक जखीरों में कई मिसाइलें हैं जिन्हें जमीन से, हवा से और समंदर से लॉन्च किया जा सकता है। लेकिन यूक्रेन पर हमला करने के लिए अगर कोई हाइपरसोनिक हथियार सबसे मुफीद है तो वो है KH-47M2 किंजल मिसाइल, जिसे सुपरसोनिक MiG-31 से दागा जा सकता है और जो 2000 किलोमीटर की रेंज में कहीं भी सटीक हमले को अंजाम दे सकती है। इतना ही नहीं, रूस को किंजल पर इसलिए भी भरोसा है क्योंकि उसे अकेले यूक्रेन में 5 बार किंजल मिसाइल का इस्तेमाल किया है। किंजल मिसाइल बिना किसी भी निगरानी मशीन की नजरों में आए अपने निशाने को नस्तेनाबूद कर देती है। और सिर्फ बेलारूस में ही नहीं बल्कि कलिनिनग्राद में भी मॉस्को ने मिग के साथ तैनात कर रखी है किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल, जो नार्डिक और बाल्टिक मुल्कों में कभी भी तबाही मचा सकती है। और महाजंग के बीच यूक्रेन के सैनिकों की ट्रेनिंग का एक वीडियो सामने आया है। इसके साथ ही आपको बता दें, कंबोडिया में यूक्रेन के सैनिक ट्रेनिंग लेते नजर आए हैं। कंबोडिया ने यूक्रेन को मदद का भरोसा दिया था, जिसके बाद अब वहां पर यूक्रेन के सैनिक ट्रेनिंग करने पहुंचे हुए हैं, ये भी जानकारी मिल रही है। यूक्रेन के सैनिकों की धाकड़ ट्रेनिंग।
कंबोडिया में सैनिकों की लैंड माइन वाली ट्रेनिंग। रूस पर होगा अब जबरदस्त पलटवार। कंबोडिया से आई ट्रेनिंग की ये तस्वीरें रूस के सैनिकों को डरा सकती हैं। इस वीडियो में यूक्रेन के सैनिक लैंड माइन को ढूंढते नजर आए। इसके साथ ही यूक्रेन के सैनिकों ने दुश्मन के ठिकानों को ढूंढकर उन्हें ध्वस्त करने का अभ्यास किया। यही नहीं, ज़ेलेंस्की के जवानों ने कंबोडिया के सैनिकों से युद्ध में कैसे जीता जाए इसके भी पैतरे सीखे। बताया गया कि कंबोडिया की सेना को 30 सालों तक युद्ध में लड़ने का अनुभव है और यही वजह है कि यूक्रेन की सेना कंबोडिया में ट्रेनिंग लेने के लिए गई थी। बताया गया कि यूक्रेन के सैनिकों को हर हालत में दुश्मन से निपटने के लिए तैयार किया जा रहा है ताकि वो जंग के मैदान में मुस्तैदी के साथ डटे रहें और दुश्मन के हर हमले का जवाब दे सकें। इन मिलिट्री ड्रिल के जरिए यूक्रेन और कंबोडिया की सेनाओं ने एक दूसरे के आधुनिक हथियार और जंग के पैतरे आपस में साझा किए। इसके अलावा वहां सैनिकों ने अपना दम भी दिखाया। वहीं इस दौरान सैनिकों को दुश्मन पर कुछ दूरी से सटीक हमला करने के साथ ही जंग के हालात से निपटने की भी ट्रेनिंग दी गई। यूक्रेन में महाघमासान होने वाला है। यूक्रेन की राजधानी कीव को घेर कर पुतिन की पलटन जबरदस्त हमला करने वाली है। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी से लेकर ज़ेलेंस्की के सलाहकारों के हवाले से बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही है कि मॉस्को की फौज ने भयानक हमले की रणनीति तैयार कर ली है और ये हमला फरवरी की शुरुआत में हो सकता है, जिसमें ज़ेलेंस्की को घर में ही घेरने का प्लान है। न्यूज़ 18 इंडिया की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में भी यही दावा किया जा रहा है। देखिए। पुतिन की पलटन ने यूक्रेन में नई और ज्यादा घातक जंग के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। पुतिन की पलटन ने अलग अलग दिशाओं से कीव को घेर लिया है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है और आने वाले हफ्तों में कभी भी त्रिकोणीय हमला हो सकता है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के प्रमुख अंदरूनी सूत्रों में एक ने बताया कि पुतिन की सेना 3 मोर्चों से कीव पर हमले की रणनीति पर जुटी है। रूस के साथ बातचीत करने वाली टीम के एक सदस्य रुस्तेम उमेरोव ने दावा किया है कि क्रेमलिन नए सिरे से आगे बढ़ने की तैयारी कर रहा है और उनके सैनिकों और मिलिट्री साजो सामान की तैनाती को देखते हुए मॉस्को की नए अटैक प्लान की सुगबुगाहट नजर आती है। रूसियों ने हमें 240 डिग्री से घेर लिया है। काले सागर, बेलारूस और लुहांस्क और डोनेस्क एरिया से हमला करेंगे। कई महीनों के बाद रूस ने पहली बार डोनेस्क के सोलेदार में अपनी जीत का ऐलान किया है। हालांकि सोलेदार में अभी भी दोनों तरफ से लड़ाई जारी है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक बड़े पैमाने पर रूस ने सोलेदार पर कब्जा हासिल कर लिया है और इस जीत को हासिल करने के लिए रूस ने अपनी प्राइवेट आर्मी को मैदान में उतारा। वैगनर के लिए काम करने वाले लड़ाकों ने इसे अंजाम दिया है और यूक्रेन की खुफिया एजेंसी के साथ साथ ज़ेलेंस्की के सलाहकार भी मान रहे हैं कि ये रूस की तैयारी अगले हमले की रणनीति है। वे लड़ाकों के 3 ग्रुप के साथ हर दिशा से आ रहे हैं। अपराधियों, कॉन्ट्रैक्ट किलर और फौज के जवानों के साथ। उनका उद्देश्य है अपने अपराधियों से छुटकारा पाना और प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टरों को टेस्ट करने के साथ उन्हें प्रशिक्षित करना। रूस की खुफिया एजेंसी ने रूसियों की मूवमेंट पर नजर रखी है और दावा कर रहे हैं कि रूस की पलटन कीव पर हमले की रणनीति तैयार कर रही है और इसके लिए अपने सैनिकों को इकट्ठा कर रही है। यूक्रेनी सेना के पूर्व कर्नल अलियक जिदानोव के मुताबिक हम देख रहे हैं कि रूस ज़ापोरिज्जिया क्षेत्र में बड़ी संख्या में तैनाती कर रहा है। ऐसा लगता है कि वो पूर्व में खार्किव और दक्षिण दिशा में ज़ापोरिज्जिया से एक बड़े हमले की योजना बना रहे हैं। वे यूक्रेन के सभी प्रमुख रक्षा बलों पर कब्जा करने का प्रयास करेंगे। हम ये भी देख रहे हैं कि रूसी सेना लगातार 10 से 12,000 जवानों को उत्तर में बेलारूस ले जा रही है और वे लुहांस्क और डोनेस्क क्षेत्र में भी सेना को मजबूत कर रहे हैं। अब इसे मैप के जरिए समझिए कि किस तरह से कीव को घेरा जा रहा है। ज़ापोरिज्जिया, खार्किव और बेलारूस के साथ साथ
लुहांस्क और डोनेस्क में रूसी तैनाती तेजी से बढ़ रही है और संभावना है कि ये सेना एक साथ कीव पर हमले को अंजाम देगी। शायद यही वजह है कि जेलेंस्की बार-बार सहयोगी मुल्कों से और ज्यादा घातक हथियारों की डिमांड कर रहे हैं, जिसमें रक्षा कवच के तौर पर एयर डिफेंस सिस्टम और जमीनी जंग लड़ने के लिए टैंक और आर्टिलरी के साथ MLRS और हवाई जंग के लिए चौथी और पांचवी पीढ़ी के फाइटर जेट्स की डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आने वाले वक्त में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है और उसका मुकाबला करने के लिए कीव को तैयार रहना होगा। और यूक्रेन युद्ध में तबाही की दूसरी किश्त शुरू हो सकती है, क्योंकि क्रेमलिन के प्रवक्ता ने बड़ी चेतावनी दी है। बिल्कुल, दिमित्री पेस्कोव ने यह कहा है कि जिस तरह से पश्चिमी मुल्क यूक्रेन को तमाम तरह के घातक हथियारों से लैस कर रहे हैं, ये आने वाले समय में एक नए लेवल की जंग देखेंगे। मतलब रूस आने वाले वक्त में यूक्रेन पर और बड़े हमले कर सकता है। यही नहीं, ये चेतावनी नेटो और अमेरिका को भी है कि अगर इसी तरह वो यूक्रेन की मदद करते रहे तो इसके घातक परिणाम हो सकते हैं। महायुद्ध में महाविनाश का काउंटडाउन। नाटो के हथियार से तबाही की दूसरी किश्त। जंग में जेलेंस्की ने लिया नया प्रण। यूक्रेन युद्ध को 1 साल होने वाले हैं, लेकिन जंग जैसे जैसे खिंच रहा है, ऐसा लगता है कि पुतिन की सेना को डर लगने लगा है। उन्हें खौफ सता रहा है कि अमेरिका और नाटो से मिलने वाली सैन्य मदद कहीं उनके लिए आखिरी युद्ध न साबित हो जाए। महातबाही की आशंका को जाहिर करता सबसे ताजा बयान क्रेमलिन से आया है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि जिस तरह से पश्चिमी मुल्क यूक्रेन को तमाम तरह के घातक हथियारों से लैस कर रहे हैं, तो वो आने वाले समय में एक नए लेवल की जंग देखेंगे। इसका साफ मतलब है कि जंग के मोर्चे पर अब तबाही की दूसरी सबसे बड़ी किश्त शुरू होने वाली है, क्योंकि अमेरिका समेत नाटो और यूरोपियन यूनियन के सदस्य मुल्क लगातार यूक्रेन को हथियार की नई खेप से लैस करने का ऐलान कर चुके हैं। मतलब यूक्रेन युद्ध में अब न सिर्फ जमीन से युद्ध होगी, आशंका है कि आसमान और समंदर से भी तबाही की मिसाइलें एक के बाद एक गिरेंगी, क्योंकि यूक्रेन को घातक टैंक, आर्टिलरी और एयर डिफेंस सिस्टम की ताकत मिलने वाली है। अमेरिका से यूक्रेन को पैट्रियट सिस्टम मिलने वाला है। जर्मनी और द नेदरलैंड्स भी पैट्रियट सिस्टम देंगे। ब्रिटेन से यूक्रेन में चैलेंजर टैंक की खेप पहुंचने वाली है। पोलैंड से यूक्रेन को लेपर्ड टैंक मिलने वाला है, जबकि लिथुआनिया ने एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम देने का ऐलान किया है। महातबाही की चेतावनी के साथ क्रेमलिन का बयान ऐसे समय में आया है जब यूक्रेन के जवान अमेरिका में पैट्रियट सिस्टम की ट्रेनिंग ले रहे हैं और द नीदरलैंड्स भी पैट्रियट की 2 बैटरी देने वाला है, जिसके लिए 200 यूक्रेनी जवानों को ट्रेनिंग देने की बात कह चुका है। ब्रिटेन में यूक्रेन के राजदूत ने दावा किया कि जल्दी ही यूक्रेन के सैनिकों को चैलेंजर टैंक के इस्तेमाल की ट्रेनिंग मिलने वाली है। मतलब पुतिन के खिलाफ जेलेंस्की की फौज नए लेवल पर तैयारी कर रही है, क्योंकि यूक्रेन युद्ध में अब तक ना ही पुतिन को जीत मिल पाई है और न ही जेलेंस्की ने अभी जंग में हार मानी है। लेकिन जंग में दोनों तरफ से दागी जा रही मिसाइलों से तबाही भरपूर हो रही है। इस बीच जेलेंस्की चीख चीख कर अमेरिका और नाटो देशों से हथियारों की मांग कर रहे हैं और अब लगता है जेलेंस्की की सारी डिमांड 2023 में पूरी होने वाली है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन के करीबी और चेचन कमांडर रमजान कादिरोव नाराज बताए जा रहे हैं और इसका दावा पश्चिमी मीडिया की एक रिपोर्ट में किया गया है। रिपोर्ट में दावा यह किया गया है कि रूस की सेना में दाढ़ी पर बैन लगने की आशंका से चेचन कमांडर रमजान कादिरोव भड़क गए हैं। तो पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट में यह बड़ा दावा किया जा रहा है कि कादिरोव अब नाराज हो गए हैं। नाराज होने का दावा किया जा रहा है। दाढ़ी पर बैन लग चुका है, इसकी आशंका जताई जा रही है और यही वजह है कि वो अब नाराज हो चुके हैं। तो रमजान कादिरोव जो कि लगातार रूस की सेना को मजबूत करते हुए नजर आए हैं, कई तरह की मदद यहां पर पुतिन को सीधे तौर पर पहुंचाते हुए नजर आए हैं, लेकिन अब
पश्चिमी मीडिया की तरफ से यह दावा किया गया है कि दाढ़ी बढ़ने की वजह से नाराज हैं पुतिन। वो आए, जो हमें प्रेरणा लगेगी वो हम लिखेंगे और जो कलमबद्ध करेंगे वो सत्य निकलेगा। हमें अपने इष्ट पर इतना भरोसा है। एक ऐसा अजूबा जिसे कोई चमत्कार कह रहा है तो कोई उसे ढोंग करार देता है या फिर अंधविश्वास कह देता है। जी हाँ, छतरपुर के बागेश्वर महाराज इन दिनों इतनी चर्चा में है कि देश के शहर शहर में उन्हें लेकर बातें हो रही हैं। बागेश्वर महाराज धीरेन्द्र शास्त्री लोगों का भूत और भविष्य आखिर कैसे जान लेते हैं, आपको बागेश्वर बाबा का दरबार का पूरा रहस्य लोक हम दिखाने वाले हैं, जहां वो अपने भक्तों के दुख दर्द दूर करने का दावा करते हैं। बागेश्वर धाम सरकार की। हम बीच में कथा छोड़कर भागे ये बोलना बंद कर दें। हमने 7 दिन की कथा की, एक भी व्यक्ति को चुनौती की बात लेकर या लेटर लेकर क्यों नहीं भेजा। बाबा के रहस्य लोक के कितने राज। वो आए, जो हमें प्रेरणा लगेगी वो हम लिखेंगे और जो कलमबद्ध करेंगे वो सत्य निकलेगा। हमें अपने इष्ट पर इतना भरोसा है। चमत्कार या अंधविश्वास का कारोबार। मारो इसे, और मारो, और सर में मारो इसके, और सर में मारो। पिछले 4 दिन से बागेश्वर के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं और उनकी इस चर्चा की वजह बना है वो चैलेंज जो उन्हें नागपुर के कार्यक्रम में। अरे बजरंगबली सहाय, तो फिर क्या डरना। और आरोप है कि इस चैलेंज को पूरा करने से पहले ही बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री नागपुर से लौट गए। वो अमुक हैं तथा कथित, उनसे आई रिक्वेस्ट कि हम बीच में कथा छोड़कर भागे ये बोलना बंद कर दें। हमारी कथा 7 दिन तक की ही थी, उसका स्क्रीनशॉट 3 तारीख का न्यूज पर बागेश्वर धाम ऑफिशियल पेज पर 3 जनवरी को पहले से ही डेट घोषित कर दी थी कि हम केवल 7 दिन की कथा करेंगे, क्योंकि हमारे गुरुदेव का जन्मोत्सव था और आगामी सभी कथाएं 7-7 दिन की 2-2 दिन घटाई गई, क्योंकि फरवरी में हमारे यहाँ यज्ञ है। अपने कथा वाचन को लेकर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की जितनी चर्चा होती है उससे कहीं ज्यादा चर्चा उनके कथित चमत्कार को लेकर हो रही है। वो चमत्कार जिसे उनके समर्थक आस्था से जोड़कर देखते हैं तो कई तर्कशास्त्री इसे अंधविश्वास करार दे रहे हैं। और इसी को लेकर महाराष्ट्र की संस्था अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने उन्हें खुल्लम खुल्ला चैलेंज कर दिया। चैलेंज ये कि बाबा ये साबित करे कि वो वाकई चमत्कार करते हैं या फिर चमत्कार के नाम पर ठोक। चिंता ना करें, आपके एसपी महोदय भी यहीं बैठे हुए हैं, तो उनकी नजर के सामने हो रहा है। तो हम ये दावे के साथ नहीं, हम ईश्वर पर भरोसे के साथ कहते हैं, हमें अपने इष्ट पर भरोसा है। शक्तियां होती है, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण बागेश्वर बालाजी का दिव्य दरबार। हमने 7 दिन की कथा की, एक भी व्यक्ति को चुनौती की बात लेकर या लेटर लेकर क्यों नहीं भेजा। इसका मतलब वह भगोड़ा और वह छोटी मानसिकता के लोग हैं। बाबा बागेश्वर दावा करते हैं कि उनके दरबार में आने वाला कोई भी खाली हाथ नहीं जाता। वो अपने दरबार में किसी भी अनजान व्यक्ति को बुलाते हैं और जब तक वो उनके पास पहुंचता है उससे पहले ही बाबा उस आदमी का नाम पता एक पर्चे पर लिख देते हैं। इतना ही नहीं, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उस आदमी की परेशानियों को भी बताने का दावा करते हैं और अपने कथित चमत्कार के दम पर परेशानियों को दूर करने का भी दावा करते हैं। मुट्ठी बांध लो, आप भी नारियल एक तरफ रख दो। सारा विवाद इसी को लेकर तर्क की कसौटी पर कसकर सवाल ये पूछे जा रहे हैं, बाबा ये सब कैसे करते हैं? क्या ये कोई चमत्कार है या फिर बाबा आस्था के नाम पर अपना कारोबार चला रहे हैं? तो नहीं बन गए तुम। आज
हनुमान जी के दरबार को आप अंधविश्वास फैलाने की बात कर रहे हैं, कल हमारे कलावा को आप अंधविश्वास कह दोगे, परसों हमारे माता पिता को मानने के लिए आप अंधविश्वास कह दोगे। ये सोची समझी साजिशें हैं सनातन धर्म को टारगेट करने की। हम हिंदुओं को जगना होगा, इनकी ठठरी बात। तो धीरेन्द्र शास्त्री के चमत्कार को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। कुछ लोग ढोंग कह रहे हैं तो कुछ लोग इसे अंधविश्वास कह रहे हैं। सीधे लिए चलते हैं आपको ग्राउंड जीरो पर, जहां पर हमारी सहयोगी शालिनी कपूर तिवारी लगातार ग्राउंड जीरो से एक अपडेट आपको दे रही है। ओवर टू यू शालिनी। तो जहाँ पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का अभी प्रवचन चल रहा है, क्योंकि सुबह यहाँ पर तमाम तरह के अजूबे और चमत्कार दिखाए गए। इस समय सिर्फ और सिर्फ प्रवचन चल रहा है। उसी जगह पर मैं मौजूद हूँ। भारी तादाद में अंदर से बाहर लोग आपको आते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये तमाम वो लोग हैं जिनकी अगाध और अटूट श्रद्धा बाबा जी के ऊपर है। अब बाबा जी सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, ये भक्तों और बाबा के बीच का मामला है। लेकिन सुबह से यहाँ पर मैं मौजूद हूँ और बड़ी तादाद में लोग हैं। लाल पोटली में अपनी अपनी अर्जी बांधकर लोगों ने लगा दी है। अब जिसका नंबर आया वो खुद को सौभाग्यशाली मान रहा है, और जिसका नंबर नहीं आया वो ये सोच रहा है कि अगले दिन आ जाऊं और फिर जो मेरी अर्जी है वो शायद कबूल हो जाए। एक बात है, मंच पर तमाम लोगों को चढ़ते मैंने देखा। बाबा जी ने जो उनकी परेशानी थी उसे बताया, उसका समाधान भी बताया, लेकिन क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं होती है यहाँ पर। एक जो सबसे बड़ी बात है कि जो मंच पर चढ़ता है, बाबा ने जो कह दिया वो हामी भरता है। अब वाकई बाबा ने जो कहा वो ही उसके दिल में था, वही उसके पर्चे में था, या फिर जैसा कहा जा रहा है कि स्टेज मैनेज किया जाता है, वो बाबा और भक्तों के बीच का मामला है। उसमें मुझे लगता है अभी बहुत जल्दी रहेगा किसी निष्कर्ष पर पहुंचना। लेकिन किस तरह से यहाँ पर तमाम लोग बैठे हैं, पंडाल में जरा मैं अंदर घुस रही हूँ, वहां पर आपको लेकर मैं चलती हूँ। आज पत्रकारों को भी बाबा ने कहा था कि जरा भक्तों के बीच से आप ले आइए किसी को, और उसका भूत भविष्य मैं बता दूंगा। मजे की बात उसमें भी यही रही कि जो भक्त पहुंच पाए मंच तक, उसके बाद क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं हुई। जो थोड़ा सा मुझे खटका जरूर कि जितना बाबा ने बताया वहां तक तो ठीक है, जरा अपनी तरफ से एक दो सवाल हम भी पूछ सकते हैं, लेकिन उसकी गुंजाइश थोड़ी कम दिखाई दी। आज यहाँ पर धर्म परिवर्तन भी कराया गया। धर्म परिवर्तन का मतलब घर वापसी कराई गई। वो तस्वीर भी यहाँ पर मैंने देखी। अब ये महिलाओं की तस्वीर आपको दिखा रही हूँ। आप देखिए कैसे बड़ी तादाद में यहाँ पर हजारों नहीं लाखों की संख्या में लोग मौजूद हैं, और वो सभी लोग यहाँ बाबा की कथा सुनने, उनका चमत्कार देखने आए हैं। और अटूट श्रद्धा है यहाँ पर लोगों के मन में। उनका ही कहना है बाबा जी जो कहते हैं सच कहते हैं, ठीक कहते हैं, और बाबा जी भगवान का स्वरूप है। जैसे भगवान की कही हुई कोई बात बिल्कुल सत्य होती है और पत्थर की लकीर होती है, उसमें कहीं किसी तरह की कोई तब्दीली नहीं रहती है। बिल्कुल वैसी ही यहाँ पर स्थिति अभी दिखाई दे रही है। भक्तों से भी अगर हम बात करने की कोशिश करें, मैं कुछ भक्तों से भी बात करती हूँ, और उनके दिल में बाबा के प्रति क्या है वो भी आपको सुनाती हूँ। आसपास के आए हुए हैं, जरा पूछने की कोशिश करते हैं। कहाँ से आई है? मैं तराई से आई हूँ। हम तराई से आई हूँ। अच्छा, बाबा जी के प्रति श्रद्धा है? हाँ। ऐसा कह रहे हैं बाबा जी जो बोलते हैं वो पहले से प्लान रहता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं रहता है। जैसे आप कुछ बोल रहे हो, यहाँ से बोलोगे, वो आप अलग से पर्ची लेके आओगे, बाबा जी अपने से खुद से लिखते हैं, तो दोनों में मैच हो जाता है। पहले से प्लान नहीं रहता है? नहीं रहता है। मंच पर जो पहुंच जाए सब बता देते हैं बाबा जी? हाँ, बता देते हैं। अच्छा, चलिए कुछ और भक्तों से भी बात करके देख लेते हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि भक्त यही मानते हैं कि बाबा जी ने जो कह दिया वही सत्य है। ये LED तार जो लगी हुई है जरा देख लीजिए, कहाँ से दूर तक लोग देख पा रहे हैं। एक अम्मा खड़ी है, अम्मा से बात करती हूँ। अम्मा कहाँ से आई है? कहाँ से आई है? बाबा जी से कुछ मांगा? कुछ मांगा? बाबा जी से कुछ मांगा आपने? चलो आवाज थोड़ी तेज है यहाँ पर, मैं पीछे चलने की कोशिश करती हूँ। पीछे शायद चूंकि स्पीकर है तो स्पीकर। अच्छा, आप बात करेंगे? क्या नाम है? सुनीता सोनी। कहाँ से आई है? भिलाई से। कब से मानती है बाबा को? कुछ मांगा? हाँ, मांगा ना। पूरा हुआ? हाँ, पूरा हुआ। आप मिली हुई तो नहीं है बाबा के साथ? तो मांगी ना तो हो जाएगा पूरा। हाँ? पूरा हो जाएगा। पूरा हो जाएगा।
पूरे परिवार के साथ आई हैं? हाँ, मेरे हस्बैंड भी आए हैं, मेरे हस्बैंड और मेरी जेठानी है। लोग कह रहे हैं अंधविश्वास फैला रहे हैं बाबा। नहीं, कोई अंधविश्वास नहीं है, पूरा विश्वास के साथ हम आए हैं। कैसे पता आपको, कैसे पता? भाई हमारा कई बार हमारा विश्वास इसमें है कि हम लोग ने बिना मांगे, जिसको अविश्वास है उन्हीं को बाबा वहाँ बुलाए। हमारा तो विश्वास पूरा है तो हम यही बैठे हैं। बिल्कुल शालिनी, लौट रहे हैं आपके पास, लेकिन देखिए जिस तरीके से चमत्कार कर रहे हैं बाबा, अब उस पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन लोगों की आस्था, लोगों की भक्ति अलग है। बहुत बहुत शुक्रिया शालिनी आपका तमाम जानकारी के लिए। और इस वक्त एक बेहद अहम और बड़ी खबर आ रही है जम्मू के नरवाल इलाके से, जहां पर एक के बाद एक 2 धमाके हुए हैं। 7 लोगों की इसमें घायल होने की खबर है। जी हाँ, इस वक्त पूरे इलाके की घेराबंदी करके जांच सुरक्षा बलों की तरफ से की जा रही है। फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है, जांच पड़ताल में जुटी हुई है। सुरक्षा एजेंसियों ने बताया है कि दोनों धमाकों के बीच महज 20 मिनट का अंतर था और 20 मिनट के अंदर ही ये 2 धमाके एक के बाद एक हुए हैं। बताया जा रहा है कि स्टिकी बम का इसमें इस्तेमाल किया गया। 2 प्राइवेट कार में ये धमाके हुए हैं। पास ही एक मंडी भी थी, लेकिन इस तरह के घने इलाकों में इस तरीके के धमाके कई बड़े सवाल भी खड़े करता है। अब इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली है और लगातार छानबीन जारी है। तो जम्मू के नरवाल से ये तस्वीरें आपको दरअसल ठीक धमाके के बाद के दिखा रहे हैं। धमाका जिस वक्त हुआ, किस तरीके से पूरा इलाका दहल उठा। देखिए स्टिकी बम जो है इसमें इस्तेमाल किया गया था, जो जानकारी अब तक है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, धमाके के वक्त का ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं। दरअसल जम्मू के नरवाल इलाके में आधे घंटे के अंदर 20 मिनट के अंदर बताया जा रहा है 2 धमाके हुए। कार में धमाके में 7 लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं। और इस बेहद अहम और बड़ी खबर की एक्सक्लूसिव तस्वीर देखिए, किस तरह से हुआ है कार में धमाका। धमाके का ये वीडियो भी सामने आया है। ये घटना कैमरे में रिकॉर्ड भी हुई है और कैसे एक प्राइवेट कार में ये धमाका हो जाता है और महज 20 मिनट बाद अचानक दूसरा धमाका इसी इलाके में होता है। कार में बड़ा ब्लास्ट, 7 लोग इसमें घायल हुए हैं। फॉरेंसिक की टीम भी मौके पर पहुंची है, तफ्तीश लगातार जारी है। जम्मू ब्लास्ट से ही जुड़ी एक बेहद अहम और बड़ी खबर भी सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर में अब उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू में हुए ब्लास्ट की निंदा की है और इसके साथ ही उन्होंने जिम्मेदार लोगों की पहचान करके कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। छब्बीस जनवरी से पहले जम्मू में बड़ी वारदात। हाई अलर्ट के बावजूद 2 धमाकों से दहला जम्मू। दो धमाकों के बाद अलर्ट हुई सुरक्षा एजेंसियां। जम्मू का नरवाल इलाका आज सुबह 2 धमाकों से दहल उठा। ये धमाका कितना जबरदस्त था, इसका अंदाजा ये वीडियो देखकर लगाया जा सकता है। इस इलाके में महज 30 मिनट के अंदर 2 धमाके हुए और जिस कार में ये धमाका हुआ वो लोकल नंबर की ही गाड़ी थी। जम्मू में 2 अलग अलग गाड़ियों में अलग अलग समय में 2 धमाके होते हैं। इस समय हम स्पॉट पे हैं और आप देख सकते हैं, राजीव तस्वीरों में आपको दिखाएंगे कि जिस गाड़ी में ब्लास्ट हुआ था, एक गाड़ी यहाँ पर है और खंगाला जा रहा है। पता ये लगाया जा रहा है कि ये धमाका आखिर हुआ कैसे। जम्मू की लोकल नंबर गाड़ी है, धमाका हुआ है यहाँ पर 11 से 11:30 के बीच यहाँ पर 2 धमाके होते हैं और यहाँ पर सुरक्षा की जितनी भी एजेंसीज हैं वो यहाँ पर मौके पर पहुंची हुई हैं और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये धमाके हुए कैसे और क्या मंसूबे थे इस धमाकों के। हाई अलर्ट और कड़ी चौकसी के बावजूद जम्मू में ये धमाका कैसे हुआ, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां इसकी जांच में जुटी हुई हैं। नरवाल का एरिया है जहाँ पर हम खड़े हैं, यार्ड नंबर 7 है और एक ब्लास्ट के बाद दूसरा ब्लास्ट जो है लगभग 20 मिनट के बाद हुआ है। धमाके के बाद मौके पर फॉरेंसिक टीम भी पहुंची। फिलहाल धमाके वाली जगह पर जांच जारी है और सुरक्षा एजेंसियां धमाके के पीछे के हर पहलू की जांच में जुटी हुई हैं।
जांच के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की भी मदद ली जा रही है।